वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर अररिया से आ रही है, जहां पर राजा और योगेंद्र का शव पहुंच चुका है। आतंकी हमले में मारे गए थे राजा, ऋषिदेव और योगेंद्र। कल शाम कश्मीर से पटना लाया गया था शव को। आज बौंसी के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताते चले, अररिया में राजा और योगेंद्र का शव जो है, जहां पर अंतिम संस्कार होना है, कल शाम जैसे ही एयरपोर्ट शव पहुंचा, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आज अंतिम संस्कार किया जाना है। हमले में मारे गए थे दोनों ही, और पैतृक गांव में अंतिम संस्कार जब होगा तो गिरिराज सिंह परिजनों से मिलने के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं। राजा और योगेंद्र का शव गांव पहुंचा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और किस तरीके से टारगेट किलिंग जो है वो आतंकियों की तरफ से लगातार की जा रही है कश्मीर में। और योगेंद्र और राजा को घर में घुसकर आतंकियों ने गोली मारी थी। दोनों शवों को पटना लाया गया। वहां से जिला प्रशासन अररिया द्वारा इनको एम्बुलेंस और पुलिस अभिरक्षा में अररिया लाया गया। दोनों शवों को स्वर्गीय श्री राजा कुमार और स्वर्गीय श्री योगेंद्र ऋषिदेव को हमने परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। और सहयोगी सतीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर अररिया से जुड़ चुके हैं। सतीश, किस वक्त ये अंतिम संस्कार होना है, फिलहाल किस तरह की तैयारियां? जी देखिए, जो सब पहुंचा है राजा और योगेंद्र ऋषिदेव का, उसके बाद स्थिति जो है काफी कोलाहल है, हृदय विदारक स्थिति है, हर चेहरा गमगीन है और रोने की जो आवाज है, ऐसा लग रहा है कि मानो कलेजा फट जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, यहाँ पर सब पहुंचने के बाद जो है जो सूचना आ रही है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह संभव हो सकता है कि दाह संस्कार में शामिल हो, उनके परिजनों से मिलेंगे और 3:30 बजे डाक बंगला में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो ऐसा लग रहा है कि 2 बजे तक, 2 से 1 और 2 बजे के बीच जो है गांव में दोनों मजदूरों का, जो कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए थे, दोनों मजदूरों का अंतिम संस्कार 1 और 2 के बीच होना तय माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में अंतिम संस्कार की जानकारी सहयोगी की तरफ से दी जा रही है। जैसे ही शव पहुंचा, परिवार जो गमगीन है, गांव में भी गम का माहौल। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर मकान की छत पर बने टावर में आग लग गई। काजीपुर रोड नंबर 1 में स्थित ये मकान, जिसमें मकान की छत पर टावर बनी हुई थी, जिसमें अचानक से आग लग जाती है। और देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। 5 दमकल की गाड़ियों ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बड़ी राहत की खबर ये रही, 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव काजीपुर रोड नंबर 1 की ये तस्वीर है, जहां पर मकान की छत पर टावर लगाया गया था और इस टावर में ही अचानक से आग लगती है। हालांकि आग किन वजहों से लगी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। बिजली वाला तार है, इधर भी धर जाएगा ना। शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है, बाद आग पर काबू पाई जा सकी और आग को तुरंत पूर्ण से बुझाने का कार्य चालू कर दिया। आग लगभग। और सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आग के पीछे की वजह और क्या कुछ नुकसान इसमें? जी, नुकसान का अभी आंकलन नहीं हो पाया है, लेकिन कदम कुआं में काजीपुर है, जहां रोड नंबर 1 में मकान पे टावर है, उसी में आग लगी है। और दमकल कर्मी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट का मामला है, शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। और काफी मशक्कत लगा आग को बुझाने में, क्योंकि 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची थी घटनास्थल पे और फिर घटनास्थल पे दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बिहार आगमन की।
तो विधानसभा शताब्दी समारोह के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पटना पहुंच रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के लिए ये ऐतिहासिक मौका होगा जब राष्ट्रपति विधानसभा परिसर में शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे और बोधि वृक्ष भी लगाया जाएगा राष्ट्रपति की तरफ से। इसे लेकर के भव्य तैयारी की गई है। दुल्हन की तरह इस विधानसभा परिसर को सजाया संवारा गया है। 100 साल इसके पूरे और इन 100 सालों में इसने कई उतार चढ़ावों को देखा, बदलावों को देखा। ऐतिहासिक क्षण, ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी क्योंकि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर बिहार में मौजूद होंगे। पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण उनकी तरफ से किया जाएगा। ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये 100 वर्ष का सफरनामा को स्मृत करने के लिए आज तमाम लोग जो लगे हुए हैं और पूरे शेड्यूल के अनुसार कार्य हो रहा है। प्रकृति की कृपा रहे तो बहुत बेहतर रहेगा, मौसम भी अनुकूल है और ये कार्यक्रम हमारा शेड्यूल जो था आपको शिलान्यास का या शिशु पौधे लगाने का, बोधि वृक्ष का, सारे कार्यक्रम व्यवस्थित चल रहे हैं। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन पटना में कल रात से ही हल्की बारिश हो रही है और इस वजह से आयोजन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि विधानसभा प्रांगण में कार्यक्रम स्थल पर वाटरप्रूफ पंडाल लगाए गए हैं। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की, लेकिन मौसम के खराब होने की वजह से कार्यक्रम में थोड़ी बाधा आ सकती है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आकाश में बादल छाए हुए हैं, लगातार हल्की बूंदाबूंदी हो रही है जिससे कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है। लेकिन तमाम तैयारियां विधानसभा की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। आज 1 बजे के आसपास महामहिम राष्ट्रपति का पटना में आगमन हो जाएगा और कल जो शताब्दी समारोह के मौके पर जो आयोजन किया गया है उसमें राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की, लेकिन आकाश में छाए काले बादल कार्यक्रम में थोड़ी बाधा डाल सकती है। लेकिन उसके लिए जहां पे एक और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, विधानसभा के ठीक प्रांगण में बड़ा सा हॉल बनाया गया है जो वाटरप्रूफ बनाया गया है, यानी कि अगर बारिश भी होती है तो कोई खास असर न पड़े, उसकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जहां पे कल एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें राष्ट्रपति सहित कई गणमान्य लोग भी इसमें शिरकत करेंगे और चूंकि शताब्दी समारोह के मौके पर इसका आयोजन हो रहा है इसलिए तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन लगातार बारिश के वजह से कार्यक्रम पे भी असर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बारिश के बीच में बिहार विधानसभा में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज 1 बजे के आसपास जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे तो वो उसके बाद एक शाम में 6 बजे के आसपास का कार्यक्रम है जिसमें हाई टी का आयोजन किया गया है जिसमें राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। तो फिलहाल हमने आपको तस्वीर दिखाया बिहार विधानसभा का, लेकिन लगातार बारिश के बीच में आयोजन में थोड़ी असर पड़ सकती है, लेकिन लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है बिहार विधानसभा की और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मौसम खुलेगा। लेकिन फिलहाल पटना में बारिश की वजह से तैयारियों में थोड़ी असर पड़ती दिख रही है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात नेपाल में बारिश से बिहार में तबाही की। नेपाल की तराई क्षेत्र और किशनगंज में लगातार हो रही बारिश की वजह से टेढ़ागाछ, दिघल बैंक प्रखंड के निचले इलाकों में नदी का पानी जो है वो समा चुका है। फसलें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। लोग बाढ़ की भयावहता से इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आपको जहां तक आपकी नजर दौड़ेगी हर तरफ पानी नजर आएगा। फसलें जिसके तैयार होने के बाद किसान इससे कमाई करने वाले थे वो किसान अब परेशान हो चुके हैं क्योंकि इनकी पूरी फसल इस पानी में डूब चुकी है और निचले इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी है।
आसपास भोर में तो इस बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। अचानक से पूरा एकदम घर आंगन मवेशी का घर में पानी घुस गया है, रोड नाला सब कट चुका है। कोई प्रतिनिधि वगैरह देखने आया था? कोई प्रतिनिधि वगैरह नहीं आया है अभी तक। बहुत ही एकदम दयनीय स्थिति है। लोग भाग भाग के स्कूल के घर में ऊंचे ऊंचे मकानों में जाके छिप रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ का। क्या बाढ़ का स्थिति बढ़ रहा है या घट रहा है? पूरा अभी पानी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है और लगभग सब घर में पानी घुस चुका है। और नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद जोगबनी के बकरा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। शहर में भी नदी का पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है। इस वजह से जोगबनी शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। इंदिरा नगर मोहल्ले के लोगों की माने तो 2017 जैसे हालात एक बार फिर से पैदा हो चुके हैं। फारबिसगंज एसडीएम सुरेंद्र अलबेला ने यह बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए टीम को जोगबनी भेजा गया है। और इस वक्त बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। टारगेट किलिंग पर एनआईए की तरफ से कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले वीरेंद्र पासवान हत्या की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले लिए। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और टारगेट किलिंग इस पूरे विषय पर अब एनआईए की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एक एक करके तमाम ऐसे मामलों, हालांकि अब तक सिर्फ 2 ऐसे केसेस हैं जिन्हें एनआईए ने अपने अंडर लिया है, टेक ओवर कर चुकी है इन केसों की और इसकी शुरुआत जांच के तौर पर की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के 12 लोकेशंस पर इस वक्त ये छापेमारी होती हुई। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, जिस जांच की शुरुआत की बात की जा रही थी कि करारा प्रहार आतंक पर और आतंकी मंसूबों पर किया जाना शुरू किया जा चुका है एनआईए की तरफ से, आज टेक ओवर करने के बाद इसकी शुरुआत के तौर पर देखा जाए। जो केस रेज किया था, आज उस केस जो एक्ट वो प्रारंभ हो चुका है और इस मामले तो कुछ तकनीकी बाध्यता की वजह से शंकर आनंद की आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद आपका। तो टारगेट किलिंग पर एनआईए की कार्रवाई की शुरुआत की जा चुकी है। आज एक बार फिर से बिहार के 36 जिलों की जनता गांव की सरकार चुनने के लिए वोट कर रही है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो पंचायत चुनाव का चौथा चरण, जिसके लिए 36 जिलों की 53 प्रखंडों में वोटिंग सुबह 7 बजे से ही चल रही है। मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या दिव्यांग, सभी गांव की सरकार को चुनने के लिए बारिश के बीच भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि वोटर के अंदर जोश किस कदर हाई है। गांव की सरकार चुनने को लेकर के कितने जागरूक मतदाता हैं। वो बारिश के इस मौसम में भी कतारों में खड़े हैं, संयम के साथ, सुरक्षा इंतजामों के बीच। महिला वोटर की बात कह लीजिए या फिर युवा वोटरों के साथ दिव्यांग वोटर, सभी यहां पर अपने मताधिकार को लेकर सजग हैं और वोट कास्ट करते हुए सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुजुर्ग मतदाताओं ने अपने वोट को डाला और लोगों से अपील करते नजर आए कि आप भी सबसे पहले मतदान और उसके बाद दूसरा कोई काम कीजिए। बूथ पर दिव्यांग मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है। टॉर्च की लाइट में वोटिंग इस वक्त कराई जा रही है। ये तस्वीर, हालांकि ये तस्वीर थोड़ी परेशान करने वाली जरूर है। बारिश की वजह से कहीं कहीं पर बिजली की समस्या भी पैदा हो रही है और जो वोटर्स पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, उन्हें सिंबल्स को देखने में जरूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और टॉर्च की रोशनी में वोटिंग कराई जा रही है। कतारों में आधी आबादी, एक सुखद तस्वीर जो हर बार निर्णायक साबित होती है, वही एक बार फिर से पंचायत की सरकार चुनने के लिए कतारों में खड़ी है। छपरा में मशरक प्रखंड के 217 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। दुर्गोली पंचायत की बात करें तो एक मतदान केंद्र पर रोशनी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से टॉर्च की रोशनी में मतदान कराया जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को पहले देखिए। मतदाताओं की शिकायत है कि वो कम रोशनी की वजह से ईवीएम का बटन ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। इस मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने।
छपरा के मसरक प्रखंड में मतदान जारी है। यहाँ 217 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है और हम अभी खड़े हैं मसरक प्रखंड के दुर्गौली गांव के दुमदुमा स्थित पंचायत के इस मतदान केंद्र संख्या 117 पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की शिकायत है। अंदर में हम दिखाना चाहें कैमरामैन को कि यहाँ पे थोड़ी लाइट की कमी है, जिसके कारण टॉर्च की रोशनी में यहाँ पे मतदान को कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रहा है कि ये जो पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारियां की गई थी वो कितनी सफल दिख रही है। उसे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ पे जो हमारे मतदान कर्मी है ये बूथ के अंदर में टॉर्च जला करके मतदान कराने को विवश है। दिक्कतें हो रही है वोटरों को। यहाँ पे कोई अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। आप एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह टॉर्च जल रहा है। टॉर्च की रोशनी में ये पूरा मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कहीं ना कहीं दिक्कत है। हम इनसे बात करते हैं। सर जी, क्या नाम हुआ आपका? नीलेश त्रिपाठी। ये टॉर्च क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे बिजली की तो पहले से वायरिंग नहीं था, लेकिन एक बॉल लगाया है लोग, और लाइट है नहीं। बारिश के कारण लाइट कटी हुई है और इस तरह की व्यवस्था है कि एक ही जगह 2 रूम कंजस्टेड हो चुका है और पूरा स्कूल खाली, उधर मतदान केंद्र नहीं बनाया गया और पूरा अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि ये जो साइड से लगाया गया उससे ईवीएम दिख नहीं रहा है सही से, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। हम कुछ वोटरों से भी बात करेंगे और यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पे चुनाव करा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि रोशनी की कमी है कुछ अंदर में, क्या सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रोशनी नहीं होने के कारण वोट जहाँ गिरना चाहिए वहाँ नहीं गिर रहा है, सब इधर उधर हो जा रहा है। कुछ गड़बड़ी हो जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल रोशनी की जरूरत है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह, आप क्या है यहाँ पे? और पोलिंग एजेंट है। दिक्कत बा कुछ वोट देने में कोई दिक्कत हो रहा होगा? ये लाइट के तो कमी बा, लाइट मन तो हमनी की तो आँख वाला बन से लोग जी बिल्कुल नहीं कर लोग दिक्कत होता ना, दिक्कत नहीं, हमनी की दिक्कत नहीं खे। तो लाइट चाहिए मैंने, और जो रही तो ठीक रही। हाँ, जो रही तो ठीक है, नू रही दे में लोग का सुविधा रही। क्या नाम पड़ी रहा? नूरजान बीबी। तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोटर्स भी जो है वो परेशान थोड़े जरूर दिख रहे हैं। अब वोटरों का ये कहना है कि अगर यहाँ पे लाइट्स की अच्छी व्यवस्था रहती तो इन लोगों को आसानी होती, चूँकि जो बुजुर्ग है जिन्हें कम रोशनी है उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन उस दिक्कत को पूरा करने के लिए यहाँ जो मतदान कर्मी है लगातार टॉर्च के जरिए चुनाव कराने में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं वोटरों की दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।